हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स अड्डा। टीचर्स अड्डा पे आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज योर फैकल्टी फॉर साइंस अमित सिंह इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के स्पेशल सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर DSSB एग्जामिनेशन इन द ईयर 2022। इस साल जो DSSB एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें TGT के लिए और PGT के लिए हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। DSSB TGT नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि देखिए 10 नंबर तो आपके आ रहे हैं पेडागोजी से, सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी से आ रहे हैं, और 90 जो आपके नंबर हैं वो आ रहे हैं कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सवाल है क्या स्ट्रैटेजी होगा हमारी फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए क्या होगा, बायोलॉजी के लिए क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके चैप्टर सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं। फिजिक्स स्ट्रैटेजी, क्योंकि अभी टाइम है बच्चों, अभी पूरी टाइम है, तो अभी इस टाइम में अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। करीबन 100 दिनों का टाइम है और ये फिजिक्स स्ट्रैटेजी फॉर 100 डेज, 100 दिन मान के चलते हैं, तो 100 दिनों में फिजिक्स को आप प्रिपेयर कैसे करने वाले। सबसे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ना आपको यूनिट्स रटने हैं ना आपको डायमेंशंस रटने हैं, आपको क्या जानना है, सबसे पहले फॉर्मूलेज जानने हैं। अगर फॉर्मूला जान गए तो यूनिट निकाल लोगे, और फॉर्मूला जान गए तो डायमेंशन भी निकाल लोगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें पता है कि F इज इक्वल्स टू ma होता है, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो हमें फॉर्मूला पता चल गया तो हम यूनिट भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है SI में न्यूटन, और मास के लिए m आ गया, एक्सेलरेशन के लिए LT-2 आ गया। ये डायरेक्टली कैसे मैंने लिख दिया, तो अगर एक्सेलरेशन को भी अगर मैं देखूं तो एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड है, मतलब L/T है, और L/T मीटर पर सेकंड बाई सेकंड, मतलब L/T करेंगे तो क्या हो जाएगा, LT-2 हो जाएगा। और ये m के लिए बस मैंने m जोड़ दिया तो MLT-2। तो डायमेंशंस निकालना जरूरी है, वो भी खुद से। तो किसी भी किताब, जनरल फिजिक्स की किसी भी किताब को अगर आप सर्च करो या फिर एनसीईआरटी को भी देखो, तो आपको वो सारे फॉर्मूलाज मिल जाते हैं। तो उन सारे फॉर्मूलाज पे अपनी पकड़ बनाइए, फिर उसके यूनिट्स को देखिए एंड फिर उसके डायमेंशंस को निकालिए खुद से। करीबन अगर 100-150 भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, राइट फ्रॉम मैकेनिक्स टू लेके फ्लूइड, सॉलिड्स, ऑसिलेशंस, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि एक दो सवाल यहां से पक्के होते हैं। इसके बाद आपको एंटर करना है सीधे 1D मोशन पे। 1D मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सारी चीजें आपको करनी है। 1D मोशन, उसके बाद आपको करना है 2D मोशन, प्लेन में आपको आना है जिसमें आप प्रोजेक्टाइल वगैरह करोगे। इसके बाद आपको UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना है। एक के बाद एक चैप्टर वाइज कैसे बढ़ना है मैं आपको बता रहा हूं, कैसे कैसे आपको बढ़ते जाना है। सबसे पहले यूनिट डायमेंशंस, फिर 1D मोशन, 2D मोशन, UCM जैसे ही खत्म हो जाए तब आपको आगे बढ़ना है कहां, NLM और WPE, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी। जब ये हो जाए तब आपकी अगली चैप्टर होगी ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के पहले आपको रोटेशनल मोशन पढ़ना है, घूर्णन गति आपको सिखाया जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी करना है। पेड बैचेस में ऐसे ही सिलसिलेवार तरीके से चल रही है। रोटेशनल में आपको सेंटर ऑफ मास, टॉर्क, कपल एंड इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको बताया जाएगा।
एंड रोटेशन खत्म होते ही आपको आना है ग्रेविटेशन के पार्ट में। ग्रेविटेशन जब खत्म हो जाए देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स सॉलिड्स, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, द्रव्यों से संबंधित जितने भी आपकी फिजिक्स है, वेदर इट इज बर्नौलीज थ्योरम, कैपिलैरिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कोहेसिव एडिसिव, सारी बातें। सॉलिड्स में स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, इलास्टिसिटी, फ्रैक्चर पॉइंट, डिफॉर्मेशन पॉइंट, ये सारी बातें सॉलिड्स में आपको देखनी है। और जब ये हो जाए तो फिर आपको आना है थर्मोडायनामिक्स की तरफ। थर्मोडायनामिक्स की तरफ जिसमें ऑल थर्मोडायनामिकल लॉज, एंट्रोपी क्या होती है, हीट एनर्जी क्या होती है, फॉर्मेशन एनर्जी क्या होती है, ये सारी बातें देखेंगे। और जब ये हो जाए तो फिर ऑसिलेशंस एंड वेव्स। तो ऑसिलेशंस में आप एसएचएम, हार्मोनिक्स के बारे में सीखोगे, डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में सीखोगे, और वेव्स में हम टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स, एको, रिवर्बरेशन, ये सारे, लाउडनेस, क्वालिटी, टिम्बर, पिच, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। जब ये हो जाए तब आप बढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं होती तब तक अगर इसको आप स्टार्ट करते हो तो आपको तकलीफ नहीं, बहुत कष्ट है जीवन में। ये चीज तब आसान होती है जब इस पे पकड़ होती है, और इन पे पकड़ तब होती है जब आपको इस पे पकड़ होती है। बहुत छोटा सा यूनिट है लेकिन लोग इसके नजरअंदाज कर देते हैं और इसका भुगतान वो एग्जामिनेशन में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में आप चार्ज, फील्ड, पोटेंशियल, रेजिस्टर, कैपेसिटर, कंडक्टेंस, अल्टरनेटिंग करंट, ट्रांसफॉर्मर्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एक एक करके पढ़ोगे, एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। इलेक्ट्रिसिटी के बाद आप आओगे मैग्नेटिज्म में, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद मैं आपको लेके आऊंगा सीधे कहां, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, और फिर हम आएंगे ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स में एक तरफ हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और फिर हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, एक तरफ रे ऑप्टिक्स और एक तरफ वेव ऑप्टिक्स। जब ये खत्म हो जाए तो आखिरी हम सेमीकंडक्टर्स, रेक्टिफायर, जीनर डायोड्स, ये सारी चीजें करेंगे। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मॉडर्न फिजिक्स। तो जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी फिजिक्स के लिए, इसी स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है, और ये फॉलो होगी आपकी 200 दिनों के 100 दिनों के अंदर। तो ये 100 डेज स्ट्रैटेजी है फॉर फिजिक्स, और जिस तरीके से मैंने आज आपको बताया इसी तरीके से चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। एवरीडे कोशिश करिए कि कम से कम फिजिक्स में फॉर बेस्ट मार्क्स यूज दीज 100 डेज, जिसमें आपकी फिजिक्स के ऊपर, सिर्फ फिजिक्स के ऊपर आपको 3 आवर्स कंटेंट पे देना है रोज, एंड 2 आवर्स आपको MCQ पे देना है। तो सिर्फ फिजिक्स के MCQ पे आपको कितना देना है, 1 घंटा। तो 3 आवर्स कंटेंट, 1 आवर MCQ रोजाना, एवरी डे इज इंपॉर्टेंट, एवरी डे इज। ये आपको आज से स्टार्ट करना है बच्चों, आज से स्टार्ट करना है इसे। अब आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में हमारा क्या हिसाब किताब हो, तो केमिस्ट्री में आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक चैप्टर्स के ऊपर आपको पकड़ बनाना है, इनऑर्गेनिक के बेसिक चैप्टर्स पे आपको पकड़ बनाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टोशियोमेट्री यानी केमिकल अरिथमेटिक। बेटा जिसे केमिकल अरिथमेटिक नहीं आती उसे कुछ नहीं आती, और जब केमिकल अरिथमेटिक समझ में आ जाए तो अगला चैप्टर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा। इनऑर्गेनिक में सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल पे पकड़ बनानी है, उसके प्रॉपर्टीज पे पकड़ बनानी है। उसके बाद सीधे आपको SP, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपाउंड्स को
समझना है, पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा हर एक बात, जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके यूजेस हैं सब बताऊंगा, उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताऊंगा। तो तरीका यही है, इनऑर्गेनिक में सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, फिर एसपीडीएफ एलिमेंट्स, फिर सीधे मेटलर्जी पे जाना है एंड रिफाइनिंग प्रोसेसेस। मेटलर्जी एंड रिफाइनिंग प्रोसेसेस, मेटलर्जी एंड रिफाइनिंग प्रोसेस। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तब तक ऑर्गेनिक को हाथ नहीं देना है जब तक हमारी इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पे हमारी हाथ सॉलिड नहीं हो जाती। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, स्टोकियोमेट्री हो गया, फिर केमिकल बॉन्डिंग आपको सीखना है। तो यहां ये दोनों करके इसको करना है, ये खत्म हो जाए तो इसको स्टार्ट करने से पहले केमिकल बॉन्डिंग सीख लेना है। केमिकल बॉन्डिंग जब सीख जाओगे तो एलिमेंटल स्टडी करने में मजा आएगा और वो आपके यहां जाएगा, खोपड़े में जाएगा। अब जैसे ही एलिमेंटल स्टडी हो गई, केमिकल बॉन्डिंग सीख गए, स्टोशियोमेट्री सीख गए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तब आप सीधे बढ़ोगे सॉलिड्स और फिर सॉल्यूशंस की तरफ। और जब सॉलिड्स और सॉल्यूशंस पे पकड़ बन जाए तब आप जाओगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स की। ठीक है, एकदम चमक रहा। जब ये हो जाए तब आप बढ़ोगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, SN1 SN2। उसके बाद आपकी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है, रेजोनेंस क्या होती है, हाइपर कंजुगेशन क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, वो सारी जीओसी में आपको मैं समझाऊं। जैसे जीओसी खत्म होता है तब आप हेलो एल्कीन्स एंड हेलोअरीन्स की तरफ बढ़ते हैं, फिर आप अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स की तरफ बढ़ते हैं, फिर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ बढ़ते हैं, तब एमीन्स की तरफ बढ़ते हैं। देन यू कंप्लीट सम छोटे छोटे चैप्टर्स जो कि आपको मार्क्स दिलाते हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स। तो बेटा बहुत लोग देखो ऐसे भी स्टार्ट करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स पहले पढ़ लिया, पॉलीमर्स पहले पढ़ लिया और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पहले पढ़ लिया। पता इससे होगा क्या? ना के बराबर रह जाओगे। यहां से सवाल आएंगे लेकिन इनको करने का कोई मतलब नहीं है जब ये चीज आपकी तैयारी नहीं है। अब इन केमिस्ट्री की तैयारी के लिए सर कितना टाइम देना पड़ेगा? बेटा एवरी डे 3 आवर्स, एवरी डे इज इंपॉर्टेंट। कितना? 3 आवर्स, 3 घंटे। किसके ऊपर? कंटेंट के ऊपर। और इसकी भी MCQ के ऊपर आपको कितनी देनी है? 1 आवर देनी है। मतलब 4 घंटे केमिस्ट्री हो गई और 4 घंटे आपकी फिजिक्स हो गई। अब हम आते हैं बायोलॉजी की तरफ। And remember, it is for both TGT and PGT candidates. TGT and PGT candidates, in fact PGT वालों को तो एक्स्ट्रा 2 आवर्स और भी देने हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सिलेबस में है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स, केमिस्ट्री में आपके टेस्ट एंड रिएजेंट्स वाली प्रोसेस, फिजिक्स में आपके कर्वेचर्स एंड प्रोसीजर्स इन ऑप्टिक्स एंड मैकेनिक्स, वो सारी चीजें वो आपको करनी है। तो बायोलॉजी में बेटा आपकी बॉटनी पार्ट हो गई और एक जूलॉजी पार्ट हो गई। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कर देना है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड अगर ये हो जाए तो तुरंत प्लांट किंगडम स्टार्ट कर देना है। जहां प्लांट किंगडम खत्म होता है आपको तुरंत यहां एनिमल किंगडम स्टार्ट कर देना है। तरीका ये होना चाहिए। और जैसे ही एनिमल किंगडम पे पकड़ आई आपको प्लांट टिश्यू स्टार्ट कर देना है, और प्लांट टिश्यू खत्म होता है एनिमल टिश्यू इधर उड़ा देना है, क्योंकि जब तक टिश्यू की जानकारी नहीं होगी किसी ऑर्गन को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो टिश्यू को पढ़ने के पहले क्या सर सेल नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड के बाद जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए सबसे पहले सेल को मैंने पढ़ाया भी है, आपके पेड बैचेस में सेल को मैंने पढ़ा भी दिया है। तो सेल पढ़ना है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है। पहले डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, फिर सेल, उसके बाद प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, फिर एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू जब हो जाए तो फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेना है कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स में, जैसे कॉकरोच, फ्रॉग, इन सब में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ लेनी है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जब हो जाए तब आपको जाना है इधर प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको टॉपिक्स मैं बता दूं, प्लांट फिजियोलॉजी में आपके टोटल 5 टॉपिक्स आएंगे, जिसमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट हार्मोन्स और मिनरल न्यूट्रिशन। ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिन्हें एक एक करके पढ़ाया जाएगा। ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी में या फिर एनिमल में हम ह्यूमंस के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं।
तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बच्चे 7 चैप्टर्स होंगे, 7 चैप्टर्स होंगे, तो उन 7 चैप्टर्स के ऊपर आपको पूरी कंट्रोल चाहिए। जब ये हो जाए तो फिर आपको यहाँ स्टार्ट कर देना है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पे जब पकड़ बन जाए तो फिर एनिमल हस्बेंड्री और माइक्रोब्स आपको देख लेना है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, चीज कैसे बनता है, अल्कोहलिक बेवरेजेस कैसे बनती है, इन सारे के ऊपर। और एनिमल किंगडम में आपको रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाना है, किसके? ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तरफ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो थोड़ी सी इंटरेस्ट आएगी, जैसे ही ये खत्म होती है तो तुरंत प्लांट रिप्रोडक्शन की तरफ चले जाना। तो देखो, जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले अगर आप प्लांट रिप्रोडक्शन को खत्म कर लेते हो तो दैट विल गिव यू एन एडेड बेनिफिट, वो आपको एक एडेड बेनिफिट देगा। तो बिफोर स्टार्टिंग जेनेटिक्स स्टार्ट प्लांट रिप्रोडक्शन, कोरिलेटिवली स्टार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन हो जाए तो फिर आप एवोल्यूशन को स्टडी कीजिए। जब ये सारी चीजें हो जाएं देन एंड विथ बायोटेक, क्योंकि बेटा जब तक रिप्रोडक्शन क्लियर नहीं है प्लांट और एनिमल्स का, तब तक जेनेटिक्स क्लियर नहीं है। जब तक जेनेटिक्स क्लियर नहीं है तब तक एवोल्यूशन क्लियर नहीं है, और जब तक एवोल्यूशन क्लियर नहीं है बायोटेक क्लियर कभी नहीं होने वाला। और ये सारे इंपॉर्टेंट 12 के टॉपिक्स तब तक क्लियर नहीं होंगे जब तक आपको सेल और ये जीती जागती दुनिया फैली कैसे है तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। प्लांट किंगडम में कैसे उनका ऑर्गेनाइजेशन है, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट में उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ये तब जब तक आप नहीं समझोगे, कैसे डेवलपमेंट होती गई है, उद्गम होता गया है इस पूरे वनस्पति का, इस पूरे जंतु साम्राज्य का, तब तक बायोलॉजी आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला, या केमिस्ट्री आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला, या फिजिक्स आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला, बिकॉज एवरीथिंग इज स्टडीड बाय द वे इट हैज ओरिजिनेटेड एंड फॉर्म्ड। रटने से अगर आज तक किसी का सिलेक्शन हो जाता, या अगर हुआ भी है तो उसका परसेंटेज 1% से भी कम है। इट इज ओनली योर एनालॉजी, किस तरीके से आप बेहतर कर पाते हो, आप बेहतर सोच पाते हो, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बेहतर करोगे। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? क्लियर है? ये पूरी स्ट्रैटेजी बेटा, ये 100 डेज की स्ट्रैटेजी है, 100 डेज की स्ट्रैटेजी है ना, आपकी DSSB एग्जामिनेशन का। अब बायोलॉजी के लिए भी 3 आवर्स डेली कंटेंट पे, 3 आवर्स डेली कंटेंट पे आपको देना है, एंड 1 आवर आपको MCQ के लिए देना है। अब एवरीडे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए MCQ आपको कराया भी जाता है 4 PM टीचर्स अड्डा पे, 4 PM टीचर्स अड्डा पे फॉर MCQ, 4 PM टीचर्स अड्डा पे आपको क्लास अवेलेबल है, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनमें मंडे ट्यूसडे होती है बायो, वेडनेसडे थर्सडे होती है केमिस्ट्री, फ्राइडे सैटरडे होती है फिजिक्स। तो आपको हर दिन आपको MCQ मिला। जिस दिन नहीं मिला आपको पेपर मैं प्रोवाइड करूंगा, स्पेशली पेड स्टूडेंट्स वालों की बात कर रहा हूं, और आपको रोजाना उन पेपर्स को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर मान लो कि आपके पास क्वेश्चंस की कमी पड़ी, हमसे मांगिए, मैं दूंगा क्वेश्चंस, लेकिन रोजाना आपको याद रखना है कि 1 घंटे मतलब टोटल एक पेपर आपको 100 सवालों का लगाना ही लगाना है, ठीक है ना, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। नाउ सर पेड कंटेंट कहां से करें? तो बेटा कंटेंट के लिए जॉइन अचीवर्स बैच आ चुका है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अचीवर्स बैच कहां मिलेगा? अचीवर्स बैच आपको कूपन कोड Y223 पे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। कहां से मिलेगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। आपको करना क्या है, आपको जाना है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल ऐप पे, ऐप को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहां जाने के बाद आपको देखिए DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए अचीवर्स बैच आपको मिल जाएगी, कंप्लीट पेड कोर्स, जो कि 28 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 28 ऑफ दिस मंथ से स्टार्ट हो रही है। 500 सीट से 6 महीने की वैलिडिटी है। बाय नाउ के पहले व्यू ऑफर्स में जरूर चले जाना, एक बार ऑफर चेक कर लेना है, और ऑफर में सबसे ज्यादा फायदा किस में होगा, तो आपको क्या कर लेना है, abc@.com, ये तो मेरी आईडी है, आप अपनी डाल लेना ताकि इससे आपको पता चल जाए, और कूपन कोड मैंने बताया Y223, आप अप्लाई करिए, देखिए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 8,500 का।
11,000 का कोर्स 8,500 के डिस्काउंट के बाद आपको 2529 रुपए में मिल जाती है। लेकिन मैं फिर भी हमेशा अपने बच्चों को टीचिंग का महापैक लेने के लिए कहता हूं। वजह क्या है? अब मान लीजिए कोई प्रिपरेशन कर रहा है DSSB PGT बायोलॉजी का, PGT बायोलॉजी की कोई प्रिपरेशन कर रहा है, देखिए कोई PGT बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो सर PGT बायोलॉजी के लिए फिर अलग खरीदे, DSSB TGT के लिए अलग खरीदे? नहीं, इसी का बेहतरीन उपाय है, क्योंकि ऐसे 2,500 कितना लगाओगे? इवन आफ्टर इवन अगर मैं अपनी कूपन कोड बता देता हूं, उसके बाद आप लगा देते हो, तब भी 2,500 हो गए। लेकिन इफ यू गो फॉर टीचिंग का महापैक, गो फॉर टीचिंग का महापैक, टीचिंग एग्जामिनेशन का महापैक की तरफ जाते हो, तो कहोगे कि सर ये तो बहुत महंगा निकला। नहीं, महंगा नहीं है। फिर आपको जैसे मैंने बताया था, यूज योर ईमेल आईडी, यूज योर email ID and apply the coupon code जो मैंने आपको बताया है Y223, अप्लाई करिए। 3300 रुपए में, मात्र 3300 रुपए में आपको महापैक मिल जाएगा। महापैक की खासियत क्या है? 234 लेक्चर्स, 200 ई बुक्स किताबें आपको मिल जाएंगी, 2575 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो सबसे ज्यादा जरूरत है अभी। उसके बाद 1000 घंटे की लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, और चाहे जितनी भी एग्जामिनेशंस है ना टीचिंग की, उन सब की प्रिपरेशन आप यहां कर पाओगे। 24 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगी। ये अभी 24 महीने की वैलिडिटी, वो भी 3,334 रुपए में। इससे बेहतर और कुछ नहीं मिलेगा बच्चों। और ये बिफोर की ये ऑफर एक्सपायर हो जाए, क्योंकि अभी अड्डा की फाउंडेशन डे थी, तो शायद अभी तक डबल वैलिडिटी आपके महापैक्स पे है, तो जल्दी से इसमें एनरोलमेंट करा लेना, ताकि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करा दी जाए। तो DSSB 2022 के लिए हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी 100 डेज में, ये मैंने आपको बता दिया। तो बस एकदम जोर शोर से लग जाइए, और जितनी कोशिशें हमारी तरफ से हैं, जितनी कोशिशें आपकी तरफ से हैं, ये कुल मिला के सिलेक्शन की तरफ हमें अग्रसर कराएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। यूं ही जुड़े रहिए हमेशा टीचर्स अड्डा के साथ, ताकि रेगुलर अपडेट्स, नोटिफिकेशंस के बारे में, एग्जामिनेशंस के बारे में, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में आपको पता चलता रहे, और साथ ही साथ रेगुलरली आपकी MCQ पे पकड़ और पेड क्लासेस में कंटेंट के ऊपर पकड़ भी बनती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, और कल ठीक शाम 4 बजे जुड़ना ना भूलिएगा अपने रेगुलर MCQ सेशन में, और आपके पेड बैचेस में भी, जो कि 5 से 6:30 के बीच में अभी चल रही है। और अचीवर्स बैच जो 28 फरवरी से आ रही है, उसमें अपनी एनरोलमेंट जरूर ले लेना, अगर आपको प्रैक्टिस की भी जरूरी है। और अगर आप पहले बैच ले चुके हैं, जो कि 17 जनवरी से स्टार्ट है, तो आप अपग्रेड करा सकते हो टीचिंग के महापैक में, हल्की सी अमाउंट देके, जो कि डिफरेंस अमाउंट होगा, जिससे आने वाले बैचेस को भी आप ले पाओगे। क्योंकि बाद में एक MCQ स्पेशल बैच भी लेके आऊंगा। ये फाउंडेशन बैच चल रही है, अचीवर्स बैच आ रही है, इसके बाद टारगेट बैच आएगी, फिर रैंक इंप्रूवमेंट बैच आएगी। तो सारे बैचेस को लेने के लिए बार बार आप पैसे क्यों दोगे? इसलिए अपग्रेड योरसेल्फ टू टीचिंग का महापैक। इससे क्या होगा? अभी DSSB की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, साथ साथ अगर NVS, KVS, HTET, CTET कुछ भी अगर आपको देने का मन हुआ, तो उसकी भी प्रिपरेशन आप या आपके घर के लोग आराम से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।